अम, सोचिए कि कोई सुबह उठता है और अखबार में पढ़ता है कि एशिया से यूरोप तक एक साधारण सा सामान, जैसे मान लीजिए जूतों का एक बॉक्स, उसे शिप करने की कीमत रातों रात 84% बढ़ गई है। बाप रे, 84%। हाँ बिल्कुल। और सबसे अजीब बात यह है कि इसका कारण किसी फैक्ट्री की हड़ताल या कोई नया टैक्स नहीं है। इसका कारण ये है कि हजारों किलोमीटर दूर कतर में एक गैस प्लांट पर मिसाइल गिरी है। इस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही आज की हमारी दुनिया का एक अदृश्य जाल है। सही कहा। इस गहन विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम आज इसी उलझे हुए ग्लोबल सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। और ये जाल इतना गहरा है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में चलने वाली एक छोटी सी कूटनीतिक हवा भी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे आम इंसान की जेब खाली कर सकती है। बिल्कुल। आज हम इसी भू राजनैतिक संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच के इस खतरनाक रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इतिहास और वर्तमान का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, एक तरफ हमारे पास ऐतिहासिक संदर्भ के लिए 1973 के तेल संकट और सऊदी अरब में तेल उद्योग के इतिहास पर आधारित कुछ विस्तृत विकिपीडिया लेख हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल आज की मतलब मार्च 2026 की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमारे पास दिस डे लाइव, टाइम्स ऑफ इंडिया और लाइव हिंदुस्तान की हालिया रिपोर्ट्स हैं, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे इस मौजूदा युद्ध और खाड़ी देशों पर इसके भयंकर प्रभाव का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। यहाँ चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हाँ, ये जरूरी है। हमारे आज के इन स्रोतों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष जैसे कई बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे शामिल हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी देश या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें जो रॉ डेटा दे रहे हैं, हम सिर्फ उनका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। तो हमारा मिशन आज ये देखना है कि 1973 के उस पहले ऑयल शॉक यानी तेल झटके की ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना आज 2026 के इस ईरान युद्ध संकट से कैसे की जा सकती है, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे एक क्षेत्र का संघर्ष पूरी दुनिया की उड़ानों, माल ढुलाई और महंगाई को रातों रात बदल देता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीधा मार्च 2026 की मौजूदा स्थिति पर आते हैं। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ईरान ने कतर की गैस सुविधा पर हमला किया है। और ये कोई छोटी मोटी सुविधा नहीं है। दुनिया की 20% गैस आपूर्ति यहीं से होती है। वेट, 20% सिर्फ एक ही जगह से? जी हाँ, इसके अलावा कुवैत की तेल रिफाइनरियों को भी निशाना बनाया गया है। बाप रे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के हमलों का असर सीधे मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है वो $73 से अचानक उछलकर $114 प्रति बैरल के पार चला गया है। $114? ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ है कि बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश भारी घबराहट में हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा। वे लोग जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंच गए हैं और तत्काल बहस की मांग की है। उनकी घबराहट समझ में आती है। अगर हम सिर्फ एविएशन सेक्टर का डेटा देखें ना, तो कहानी बहुत ही डरावनी है। हाँ, एयर स्पेस बंद होने की वजह से अमीरात और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइंस को रोजाना लगभग $200 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। $200 मिलियन रोज का? हाँ, 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और वैश्विक एयर कार्गो क्षमता में 18% की गिरावट आई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक बात समझना चाहती हूँ। मुझे ये तो समझ आता है कि अगर रास्ते बंद होंगे तो नुकसान होगा, लेकिन ये एशिया यूरोप के बीच माल ढुलाई की दरें 84% तक कैसे बढ़ गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही हमें समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है। अच्छा, तो फिर? ये एक आर्थिक चोक पॉइंट बन गया है। जब एयरस्पेस बंद होता है तो जो एयरलाइंस पहले सीधे और छोटे रास्ते से उड़ती थी, उन्हें अब बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ग्लोबल सप्लाई चेन मानव शरीर के रक्त संचार तंत्र की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल। और मध्य पूर्व एक मुख्य धमनी या मेन आर्टरी है
जब वहां ब्लॉकेज होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्लड प्रेशर मतलब महंगाई अचानक बढ़ जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है। और जब विमान उस लंबे रास्ते से जाते हैं तो उन्हें ज्यादा दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन चाहिए होता है। राइट। अब विमान का वजन उठाने की एक लिमिट होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा ईंधन भरना है तो आपको वजन कम करना होगा। और वजन कम करने के लिए वे अपना माल यानी कार्गो कम कर देते होंगे। बिल्कुल। तो रातों रात दुनिया में माल ढोने की जगह कम हो जाती है। सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उतनी है ना। इसी वजह से माल ढुलाई की दरें 84% तक स्पाइक कर जाती हैं। ओहो, तो जो सामान पहले आसानी से जा रहा था अब उसे प्लेन में जगह ही नहीं मिल रही है। ये देखकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? हम आज 2000 फ्लाइट्स कैंसिल होते देख रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खास क्षेत्र में तनाव है। दुनिया इस एक क्षेत्र पर इतनी ज्यादा निर्भर कैसे हो गई? इस निर्भरता की जड़ें समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। 1930 के दशक के सऊदी अरब में। अच्छा, तो क्या तब से ये सब शुरू हुआ? हाँ, स्रोत बताते हैं कि 1938 से पहले भूवैज्ञानिकों का मानना था कि अरब प्रायद्वीप में तेल है ही नहीं। वेट, सच में? उन्हें लगता था वहां तेल नहीं है? बिल्कुल। उस समय सऊदी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हज यात्रियों पर निर्भर थी। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आ गई। हाँ, और मैंने पढ़ा कि उसके कारण हज यात्रियों की संख्या 1 लाख से गिरकर 40,000 से भी कम हो गई थी। एकदम सही। इससे सऊदी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और राजा इब्न सऊद के लिए ये अस्तित्व का संकट बन गया। उन्हें आय के नए स्रोत खोजने ही थे। और तभी 1938 में दम्माम नंबर 7 कुएं में पहली बार व्यावसायिक मात्रा में तेल मिला। जी हाँ। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तेल की खोज के पीछे केवल ग्रेट डिप्रेशन का ही आर्थिक दबाव था? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध को देखें, जहाँ पेरिस की टैक्सियों का युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, तो क्या सेनाओं की तेल की जरूरत ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। दोनों ही कारण बहुत महत्वपूर्ण थे। अच्छा। एक तरफ सऊदी अरब का आर्थिक अस्तित्व दांव पर था और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को समझ आ गया था कि भविष्य के युद्ध बिना तेल के नहीं जीते जा सकते। जहाज कोयले से तेल पर शिफ्ट हो रहे थे। हाँ, मतलब तेल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया था और 1938 की खोज ने दुनिया को तेल पर निर्भर कर दिया। बिल्कुल, लेकिन किसी चीज पर निर्भर होना एक बात है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात। बहुत सही पॉइंट है। 1973 में पहली बार इस निर्भरता को एक ऑयल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये आज के 2026 के संकट का सीधा ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट लगता है। ये समानता वाकई हैरान करने वाली है। अक्टूबर 1973 में योम किपुर युद्ध शुरू हुआ था। हाँ, जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया था। जी, और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर ने ऑपरेशन निकेल ग्रास के तहत इजराइल को $2.2 बिलियन के हथियारों की आपूर्ति की। $2.2 बिलियन? वो भी उस जमाने में? हाँ, और इससे नाराज होकर सऊदी राजा फैजल ने अमेरिका और अन्य समर्थक देशों पर पूर्ण तेल प्रतिबंध यानी ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। और रातों रात तेल की कीमतें $3 से बढ़कर लगभग $12 हो गईं। यानी सीधा 400% की वृद्धि। बाप रे! लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के अनुसार राजा फैसल ने हेनरी किसिंजर को पहले ही चेतावनी दी थी। बिल्कुल दी थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा हो और डैशबोर्ड पर जलती हुई चेक इंजन लाइट को तब तक नजरअंदाज करे जब तक कि इंजन में धमाका नहीं हो जाता। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो किसिंजर ने उस चेतावनी को इग्नोर क्यों किया? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कूटनीतिक गलतियों का। अमेरिका ने इस युद्ध को केवल शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के नजरिए से देखा था। अच्छा, मतलब वे सिर्फ सोवियत संघ को देख रहे थे। हाँ, उन्हें लगा सोवियत संघ मिस्र और सीरिया को हथियार दे रहा है, इसलिए अमेरिका को इजराइल को हथियार देने चाहिए। और वे अरब देशों को बिल्कुल कम आंक गए। बिल्कुल, वे अरब देशों की तेल को हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर गए। और जब प्रतिबंध लगा तो उसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था। हाँ, उसने तो आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था, जैसे आज 2026 में हो रहा है। बिल्कुल, स्रोतों में लिखा है कि इस झटके ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो एक
लंबी गर्मियों की समृद्धि या लॉन्ग समर ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी, उसे अचानक समाप्त कर दिया। अमेरिका में 5 लाख नौकरियां चली गईं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं। और क्या आपको ओरेगॉन वाली बात याद है? हाँ, ऊर्जा बचाने के लिए ओरेगन में क्रिसमस के लाइटें तक जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। सोचिए जरा, और ऑटोमोबाइल उद्योग पर तो इसका बहुत गहरा असर हुआ। बिल्कुल, अमेरिकी गाड़ियां उस समय बहुत भारी होती थीं, V8 इंजन वाली। हाँ, ईंधन की कोई परवाह ही नहीं करता था। लेकिन इस संकट के बाद अमेरिकी भारी कारों की मांग एकदम से गिर गई। और होंडा, टोयोटा जैसी हल्की और ईंधन कुशल जापानी कारों का बाजार तेजी से बढ़ गया है ना? एकदम सही। जापानी कंपनियों ने उस गैप को तुरंत भर दिया। लेकिन यहाँ एक बात पूछनी है मुझे। ओके। 1973 में इतना बड़ा आर्थिक भूचाल लाने के बाद क्या राजा फैसल का वो प्रतिबंध अपने मूल राजनीतिक उद्देश्य में सफल हो पाया था? उनका उद्देश्य इजराइल को 1949 की सीमाओं तक पीछे धकेलना था, राइट? हाँ, क्या वो पूरा हुआ? स्पष्ट रूप से कहें तो राजनीतिक रूप से ये एक विफलता थी। इजराइल पीछे नहीं हटा। अच्छा। लेकिन आर्थिक रूप से इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। महंगाई का एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और यही बात आज 2026 पर भी लागू होती है। ईरान के ये हमले शायद उसके सैन्य लक्ष्यों को पूरा न करें, बिल्कुल, लेकिन वे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा बाजार को बुनियादी रूप से तोड़ रहे हैं। हाँ, और देखिए, इस तरह के बड़े संकट हमेशा पुराने गठबंधनों को तोड़ते हैं और नए अप्रत्याशित परिणाम यानी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं। जैसे 1973 में जापान ऐतिहासिक रूप से मध्य पूर्व से नहीं जुड़ा था। हाँ, लेकिन तेल सुरक्षित करने के लिए वे अचानक अरब समर्थक बन गए। बिल्कुल। फ्रांस ने तो ऊर्जा आजादी के लिए परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश कर दिया। और दुनिया ने अलास्का और नॉर्थ सी जैसे नए विकल्प भी तो खोज लिए थे ना? बिल्कुल। और उसी का नतीजा था कि 1980 के दशक में ओपेक का पतन होना शुरू हो गया। वाओ! और अगर आज 2026 की बात करें तो यहाँ भी हमें अप्रत्याशित परिणाम दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। जैसे खाड़ी देशों के एयर स्पेस बंद होने का सीधा फायदा अफ्रीकी एयरलाइंस को हो रहा है। इथियोपियन और केन्या एयरवेज अब उन प्रीमियम यात्रियों को अपनी तरफ खींच रही हैं जो पहले खाड़ी एयरलाइन से सफर करते थे। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, खाड़ी देशों का यूएन में जाना है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। कैसे? सोचिए, 1973 में जिन खाड़ी देशों ने तेल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, वही देश आज 2026 में संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब ईरान उसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को हथियार बना रहा है। बिल्कुल। कतर की गैस, कुवैत का तेल, आज उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। ये तो पासा पूरी तरह से पलट गया। यही तो बात है। संकट हमेशा विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन को मजबूर करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आवश्यकता और संकट देशों की विदेश नीति को रातों रात बदल देते हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मध्य पूर्व आज भी वैश्विक स्थिरता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ आने वाली कोई भी हलचल हमारे दैनिक जीवन पर सीधा असर डालती है, चाहे वो 1973 में कारों के आकार का छोटा होना हो, या फिर 2026 में उड़ानों का रद्द होना और ऑनलाइन सामान की डिलीवरी का अचानक महंगा हो जाना हो। बिल्कुल। ये हमें साफ दिखाता है कि पेट्रोल पंप के मीटर पर दिखने वाला दाम या हवाई टिकट की कीमत बस हवा में तय नहीं होती। हाँ, ये हजारों किलोमीटर दूर चल रही कूटनीति और संघर्षों से तय होती है। एकदम सही बात है। तो चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। 1973 के संकट ने दुनिया को ईंधन संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा के आधुनिक युग में धकेल दिया था। जी। तो क्या ये संभव है कि 2026 का ये मौजूदा युद्ध और ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमले वो आखिरी झटका साबित होंगे? आखिरी झटका मतलब? मेरा मतलब है, क्या ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए मध्य पूर्व के ऊर्जा स्रोतों और लॉजिस्टिक्स रास्तों से पूरी तरह मुक्त यानी डिकपल होने पर मजबूर कर देगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।